हम रंग रूप को लेकर किए जाने वाले भेदभाव को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है और इससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बादल कैसे फटते हैं, साथ ही बादलों के फटने से होने वाले नुकसान और इससे बचने के उपाय आदि के बारे में जाना था। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों का रंग रूप इतना अलग क्यों होता है। कहीं पर लोग व्हाइट, कहीं ब्लैक, कहीं ब्राउन और कहीं येलो क्यों कहलाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास क्रम के बारे में, और इसके साथ ही हम जानेंगे और भी कुछ रोचक बातों के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। आपने ये बात जरूर गौर की होगी कि चाइनीज, जापानीज, कोरियन और यहाँ एशिया में आसपास के देशों के लोग दिखने में थोड़े अलग होते हैं। इनका पीला रंग, आंखें छोटी और चेहरे पर चपटापन होता है। इसी तरह यूरोप और आसपास के लोग व्हाइट होते हैं। यहाँ अफ्रीका के आसपास के लोग ब्लैक होते हैं। यहाँ समुद्र के आसपास के मूल निवासी अक्सर डार्क स्किन वाले होते हैं, पर वे उतने डार्क नहीं होते जितने अफ्रीका के लोग होते हैं। भारत के लोग ब्राउन कलर की कैटेगरी में आते हैं, पर यहाँ के लोगों के रंग रूप में बहुत भिन्नता भी है। यहाँ आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने ऐसा क्यों कहा कि भारत के लोग ब्राउन कलर के होते हैं, बल्कि आपके पड़ोस में रहने वाली लड़की तो गोरी है और उसके बगल में रहने वाले लोग डार्क स्किन के हैं। जब यहाँ अलग अलग रंग के लोग हैं तो हमने ऐसा क्यों कहा कि भारत के लोग ब्राउन कलर की कैटेगरी में आते हैं। वास्तव में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों के एवरेज रंग और रूप की, लेकिन एक बड़े स्तर पर और एक बड़े क्षेत्र को देखते हुए। जैसे ज्यादातर रशियंस और यूरोप के आसपास के लोग गोरे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर काले लोग नहीं मिलेंगे, पर वहां पर बहुत कम काले लोग मिलेंगे और ज्यादातर गोरे ही मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं रंग और रूप की। रंग रूप के बारे में जानना है तो पहले हमें इवोल्यूशन यानी विकास क्रम को समझना होगा, और उसके बाद हमें मनुष्यों का इतिहास यानी मनुष्य कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, ये सब जानना होगा, जिसे ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद ही हम ठीक से ये जान पाएंगे कि अलग अलग जगहों पर लोगों का रंग रूप इतना अलग क्यों है। हमारा आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, पर इसे अंत तक देखिए। आपको ऐसी बहुत सी जानकारियां मिलेंगी जो इससे पहले आपको नहीं पता थी। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रम विकास क्या है। क्रम विकास यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने बकरी को तो देखा ही होगा। हम बकरी के बच्चे के एक जोड़े को खाने के लिए पत्ते दें और उन पत्तों को इतना ऊपर लटका दें कि इस जोड़े को लपक कर पत्ते खाने की कोशिश करनी पड़े और ऊंचाई की वजह से उन्हें पत्ते ना मिल पाए। हम उन्हें सिर्फ इतना खाना दें कि बकरियों का ये जोड़ा भूख से ना मरे, और इन्हें ऊंचा उठाने के लिए हम इन्हें लगातार पत्तों का लालच देते रहें। जब ये उम्र के साथ बड़े हो जाएं तो हम पत्तों को और ऊंचा कर दें। हम हर दिन यही करें, इनकी सारी उम्र, और इनके बाद इनके बच्चे भी यही काम करें, इनके बच्चे भी, और फिर इनके बच्चे भी यही कोशिश करते रहें। यदि ऐसा ही कई पीढ़ियों तक चले और हजारों साल बीत जाएं, तो ये बकरियां ऐसी बकरियां बन जाएंगी जिनकी गर्दन और पैर ज्यादा लंबे होंगे। हो सकता है कि जीभ भी लंबी हो जाए। जब जीने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है और लगातार कोशिश की जाती है तो शरीर अपने आप में बदलाव लाता है। शरीर अपने आप को ढालता है उस परिस्थिति से निपटने के लिए। यही है इवोल्यूशन यानी क्रम विकास। अब हम हमारी पृथ्वी के इस बदलाव को भी देखेंगे, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय बहाव या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जीव जंतुओं के साथ साथ जमीन में भी बदलाव होता है। क्या आपको पता है कि आज आप जिस भी देश में रह रहे हैं वह देश और महाद्वीप पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। आज विश्व का नक्शा ऐसा है, पर हम देखेंगे कि आज से लगभग 24 करोड़ साल पहले इस दुनिया का नक्शा कैसा था। आप यहाँ पृथ्वी पर होने वाले बदलाव को देख रहे हैं। देखिए, सारी जमीन एक साथ थी, पर समय के साथ साथ अलग अलग महाद्वीप बन गए। ये भारत है जो यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ जुड़ गया।
ये सारा बदलाव आज भी चल रहा है, पर इतनी धीमी गति से कि आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे जानते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में। मानव की उत्पत्ति धार्मिक दृष्टिकोण से। यदि हम धर्म के आधार पर देखें तो अलग अलग धर्मों में इंसान की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई। उन्होंने इंसान का पहला जोड़ा बनाया। इस जोड़े में एक नर और एक नारी थी। नर का नाम मनु और नारी का नाम शत्रुपा था। मनु से ही संस्कृत भाषा का शब्द मनुष्य बना और अंग्रेजी में यही मैन कहलाया। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर के शरीर से एक परछाई बनी और उसी परछाई से मनुष्य का पहला जोड़ा बना। इसमें मेल को एडम और फीमेल को ईव कहा गया। तो इस तरह अलग अलग धर्मों में मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, पर हम यहाँ किसी धार्मिक मान्यता पर बात नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि इंसानों की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान क्या कहता है। मानव की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी जीव बने बनाए हुए पृथ्वी पर नहीं आए हैं, बल्कि हर जीव निचले स्तर से क्रम विकास करते हुए बने हैं। क्रम विकास, जी हाँ, वही क्रम विकास जो हमने थोड़ी देर पहले जाना था। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई। लगभग 377 करोड़ साल पहले समुद्र में ही सबसे पहले जीव पैदा हुए, जो कि एक कोषीय जीव थे। एक कोषीय जीवों में लगातार बदलाव होते गए। ये बिना रीढ़ वाले अलग अलग आकार के अलग अलग जीवों में बदलते गए। कुछ समुद्र में ही रहे और कुछ समुद्र से बाहर आकर रहने लगे, और कुछ जीवों ने समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलन विकसित कर लिया। इस दौरान हजारों लाखों साल का समय बीत गया। कई जीवों की नई प्रजातियां पनपी और कई विलुप्त भी हुई। जो जीव समुद्र से बाहर निकलकर जीने लगे, उनमें कई तरह के बदलाव आए। उनमें से कुछ ने पेड़ों पर रहना शुरू कर दिया और कुछ ने मिट्टी में। कुछ जीव इससे भी आगे निकल गए और उड़ना शुरू कर दिया। जो प्रजातियां पेड़ों पर रहने लगी, उनमें कई प्रकार के वानरों की किस्में भी बनती गईं। शुरुआत में वे सभी काफी हद तक एक से थे। उनकी जरूरतें भी एक सी ही थी, सुरक्षा, भरपूर भोजन और संतान उत्पत्ति। फिर बाद में पृथ्वी की जलवायु में बहुत अधिक बदलाव हुए। पहले की तरह हर जगह पेड़ों की बजाय कहीं पहाड़ बनने लगे, कहीं खुले मैदानी इलाके, कहीं घास के मैदान, तो कहीं कहीं ऊंची नीची जमीनें बन गईं। पहले तो बड़े वानरों ने पेड़ों पर ही रहना ठीक समझा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए भी वे कूदकर या लटक कर जाते थे और जमीन से दूर ही रहते थे। पर पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण जब पेड़ कम हो गए, खाने की कमी हो गई, तब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की परंपरा अब बरकरार नहीं रह पाई। उस इलाके के वानरों को खाने की और नए इलाकों की तलाश में मजबूरी में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना और चलना पड़ता था। सभी वानरों ने इस बदलाव को नहीं अपनाया, बल्कि जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कमी हो गई, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के वानरों ने इस बदलाव को अपनाया। जब तक वे वानर पेड़ों पर रहते थे, वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, पर जब उन्हें जमीन पर उतरना पड़ता था तो उनका सामना जमीन पर रहने वाले कई प्रकार के जीवों से होने लगा। जो हाथ पैर पेड़ों पर रहने के हिसाब से ढल चुके थे, उन्हीं हाथों और पैरों का इस्तेमाल अब जमीन पर चलने के लिए करना पड़ता था। इन वानरों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जमीन पर जब इन वानरों का सामना खतरनाक जीवों से होता था, तब इन वानरों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई सींग या बड़े नाखून आदि नहीं थे, क्योंकि जब वे वानर पेड़ों पर रहते थे, तब खतरा होने पर वे उछलकर दूसरे पेड़ों पर चले जाते थे। फल खाने के लिए या दूसरी प्रजाति के छोटे वानरों को मारकर खाने के लिए भी तब उन्हें सींग या नाखूनों आदि की जरूरत कभी नहीं पड़ी थी। इसीलिए ऐसा कोई भी अंग उनके शरीर में पैदा नहीं हुआ था। पर अब जब इन वानरों को जमीन पर हर दिन नए नए खतरनाक जीवों से जूझना पड़ता था, तब आत्मरक्षा के लिए क्या किया जाए? यदि नया अंग उगाने की कोशिश की जाएगी तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। इसलिए नया अंग उगाने की बजाय जितने अंग पहले से मौजूद हैं, उन्हीं अंगों का बेहतर तरीके से उपयोग करने की कोशिश शुरू हुई। चारों पैरों से चलने की बजाय सिर्फ पिछले 2 पैरों का इस्तेमाल चलने में किया जाए तो आगे के 2 पैर किसी और काम में इस्तेमाल हो सकते हैं। जब यही प्रक्रिया लंबे समय तक चली, तब वानरों के हाथों में बदलाव होने लगा। उंगलियां और अंगूठा ठीक से विकसित होने लगे। इससे पत्थरों को पकड़ने और हथियार बनाने की काबिलियत विकसित हुई।
धीरे धीरे करोड़ों सालों के क्रम विकास के बाद वे वानर विकसित होते गए, बदलते गए और पूरी पृथ्वी पर फैल गए। इवोल्यूशन यानी क्रम विकास की ये प्रक्रिया करोड़ों साल से चल रही है और आज भी जारी है। अब हम ये जानेंगे कि यदि मनुष्य एक ही पूर्वज से पैदा हुए हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में इनके रंग रूप में इतनी भिन्नता क्यों है। हमने थोड़ी देर पहले ये जाना था कि वानर पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहने लगे और धीरे धीरे सीखते गए और अपने शरीर में बदलाव करते हुए आगे बढ़ते गए। तो ये सारी घटना शुरू हुई थी यहाँ अफ्रीका में। पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य बनने की शुरुआत हुई अफ्रीका से और उस समय सभी मानव लगभग एक से ही दिखाई देते थे। फिर जलवायु में आने वाले विभिन्न प्रकार के बदलावों की वजह से ये मानव वहां से नए जगहों की तलाश में आगे बढ़ते गए। उनमें से कुछ इजराइल, सीरिया, जॉर्डन और टर्की की तरफ बढ़े। वहां से कुछ मानव यूरोप की तरफ बढ़े और कुछ एशिया की तरफ फैलने लगे। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर हजारों साल तक रहने की वजह से और वहां के वातावरण के हिसाब से इन मनुष्यों के शरीर में कुछ बदलाव हुए और मनुष्यों के कुछ मुख्य प्रकार या प्रजातियां विकसित हुई। जो लोग अफ्रीका में ही रहे वे न्यूग्रो कहलाए, जो लोग यूरोप की तरफ बढ़े वे कॉकेशियन कहलाए, जो लोग दक्षिण पूर्वी एशिया और आसपास के इलाकों की तरफ गए वे मंगोलियन कहलाए, जो लोग ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया जैसे इलाकों में रहने लगे वे ऑस्ट्रेलॉइड कहलाए। इन कैटेगरीज के अलावा मनुष्यों की बहुत सारी सब कैटेगरीज भी हैं। यहाँ भारत में 3 तरह के लोगों का मिश्रण है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य बनने की शुरुआत हुई यहाँ अफ्रीका से और यहाँ से ये मानव आगे अलग अलग क्षेत्रों में गए। जो मनुष्य यहाँ अफ्रीका की धरती पर ही रहे और किसी और क्षेत्र की ओर नहीं गए, उनका शरीर अपने आप को अफ्रीका की इस गर्म धरती के हिसाब से ढालने लगा। अफ्रीका पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ सूर्य की धूप सीधी पड़ती है और गर्मी ज्यादा होती है। यहाँ पर मानव को इतने गर्म माहौल में रहना और शिकार करना पड़ता था। यहाँ की तेज धूप और रेडिएशन की वजह से स्किन कैंसर का बहुत अधिक खतरा था। ऐसे में यहाँ के लोगों की स्किन में मौजूद मेलानिन बढ़ने लगा और स्किन ज्यादा काली हो गई। इससे खतरनाक रेडिएशन और यूवी रेस से बचाव होने लगा और साथ ही अधिक देर तक धूप में रहने के बावजूद भी इन लोगों के शरीर को जरूरत से ज्यादा विटामिन डी हासिल नहीं होता था, बल्कि उतना ही मिलता था जितने से इनका काम चल जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काले रंग की त्वचा तेज धूप से इनका बचाव करती थी। इससे कम धूप अंदर आ पाती थी। यही धूप विटामिन डी हासिल करने के लिए जरूरी होती है। जब धूप को थोड़ा थोड़ा ही आने दिया जाता है तो विटामिन डी भी कम ही बनता है, पर ज्यादा देर तक धूप में रहकर शरीर की जरूरत के मुताबिक विटामिन डी हासिल हो जाता है। तो यहाँ के लोगों का रंग काला है। तेज धूप और गर्मी में दौड़ने और शिकार करने से इन्हें हांफना और जोर जोर से सांस लेना पड़ता था। गर्म हवा में जोर जोर से सांस लेने से इनके नाक का छिद्र ज्यादा बड़ा हो गया और तेज धूप से बचाव के लिए नाक ज्यादा चौड़ी और चपटी हो गई। इससे नाक और चेहरे पर कम धूप लगती थी। अफ्रीका में रहने वाले लोगों को न्यूग्रॉइड प्रजाति कहा जाता है। यहाँ से आगे जाकर कुछ लोग यूरोप की तरफ बढ़े। यूरोप पृथ्वी पर उत्तर की तरफ है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ ठंड होती है। इस क्षेत्र में आने पर इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने लगी। इनकी हड्डियां कमजोर होने लगी, शरीर टेढ़ा होने लगा और ज्यादा संख्या में इनकी मृत्यु होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में धूप वैसे भी बहुत कम मिलती थी और इनके शरीर पर काली त्वचा थी जो इस धूप को रोक देती थी। इससे शरीर जरूरत के मुताबिक विटामिन डी हासिल नहीं कर पाता था और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था। जो काली स्किन अफ्रीका में जीने के लिए जरूरी थी, वही काली स्किन यहाँ यूरोप में इनके लिए मुसीबत बन गई थी। फिर जो लोग वहाँ लंबे समय तक जीने की कोशिश करते रहे, उनके शरीर की त्वचा में धीरे धीरे बदलाव आया। इनके शरीर से मेलानिन कम होने लगा। इनकी त्वचा से मेलानिन इतना कम हो गया कि इनकी त्वचा सफेद हो गई। मेलानिन इनके बाल और आंखों में भी कम हो गया। इससे इनके बालों और आंखों का रंग भी बदलकर हल्का हो गया। इस सफेद स्किन के कारण ये लोग कम धूप मिलने पर भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी हासिल करने लगे। क्योंकि यहाँ कम धूप मिलती थी, इसलिए इनकी नाक की चौड़ाई कम हो गई और ऊंचाई बढ़ गई। तो यहाँ रहने वाले लोग कहलाए कॉकेशियन।
अब आगे हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो मध्य एशिया और इस आसपास के क्षेत्र की तरफ गए। यहाँ यूरोप की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा धूप थी, इससे त्वचा का रंग थोड़ा बदला और उत्तर की ओर से साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं थी, साथ ही बर्फ और ठंडा क्षेत्र था। इन बर्फीली और तूफानी हवाओं के कारण ये अपने शरीर को सिकोड़ लेते थे। अधिक ठंड से बचाव के लिए शरीर का सिकुड़ना शरीर की गर्मी को खोने से बचाता था, ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। इससे इनका शरीर थोड़ा छोटा हुआ। आपको पता है जब बर्फीले इलाके में धूप पड़ती है तो क्या होता है? बर्फ लगभग 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। आप भी जब बर्फीले इलाके में घूमने जाते होंगे तो आपकी आंखों पर बहुत अधिक रोशनी पड़ती होगी। आपको धूप का चश्मा लगाना पड़ता होगा ताकि आंखें ना चुंधिया जाए। पर हजारों साल पहले जब धूप का चश्मा नहीं था, उस समय यहाँ आने वाले मानवों की आंखों पर तेज रोशनी और यूवी लाइट पड़ती थी। साथ ही बर्फीली तेज हवाएं उनके चेहरे और आंखों पर पड़ती थी। तब वे अपनी आंखों की रक्षा के लिए आंखों को बंद कर लेते थे और थोड़ा सा ही खोलते थे। ऐसा लंबे समय तक चला। इससे उनकी आंखों और पलकों में बदलाव हुआ। इससे आंखों की पलकों की स्किन और एडिपोज टिश्यू की परत नीचे खिसक गई और इस तरह पलकें थोड़ी नीचे झुक गई और आंखें छोटी तथा कम खुली हुई बन गई। इनके गाल पर चर्बी की परत बन गई। इससे इनका चेहरा थोड़ा चपटा दिखाई देने लगा। पर यही चर्बी चेहरे पर पड़ने वाली ठंडी और तूफानी हवाओं को सहने के काम आती थी। ये लोग शिकार करते थे और बर्फ में जमकर सख्त हो चुके कच्चे मांस को दांतों से काटने के दौरान नाक बीच में आती थी और नाक पर दबाव पड़ता था। इससे लंबे समय के अंतराल में नाक पीछे होती गई। तो यहाँ रहने वाले लोग मंगोलियन कहलाए। यहाँ से आगे बढ़कर कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया जैसे इलाकों में रहने लगे। ये लोग ऑस्ट्रेलॉइड कहलाए। पोलिनेशिया भूमध्य रेखा पर और ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित है। इसीलिए गर्म वातावरण और धूप की वजह से ये लोग भी गहरे रंग की त्वचा वाले ही हैं। पर इस समय ऑस्ट्रेलिया में नए गए हुए यूरोपियंस भी हैं जो वहां जाकर बस गए हैं। इनकी त्वचा गोरी है जो वहां की धूप के मुताबिक अब तक अनुकूलित नहीं हुई है और इसी वजह से वे लोग वहां पर स्किन कैंसर का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये हल्के रंग की त्वचा वाले लोग यहाँ दक्षिण अमेरिका तक भी पहुँचे। ये क्षेत्र भी भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए ये बहुत गर्म क्षेत्र है और यहाँ के लोगों की त्वचा भी काली है। पर फिर भी यहाँ रहने वाले लोगों की त्वचा इतनी काली नहीं है जितनी यहाँ अफ्रीका में रहने वाले लोगों की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग यहाँ सिर्फ 15,000 से 20,000 साल पहले ही आए हैं और इतने कम समय में इन लोगों की त्वचा पूरी तरह काली नहीं हो पाई है। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को अमेरिकन इंडियन या नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ एशिया से आगे बढ़कर बहुत अधिक उत्तर की ओर चले गए और 0 से भी कम तापमान पर जीना सीखने लगे। इन्हें एस्किमो या इन्यूइट कहा जाता है। इन लोगों की आंखों की पलकों की बनावट भी मंगोलियन लोगों जैसी ही है, क्योंकि एस्किमोज और मंगोलियन दोनों ने ही एक जैसी परिस्थितियों में जीना सीखा है। एस्किमोज लोग बहुत ठंडे स्थान पर रहते हैं, इसलिए इन लोगों की त्वचा का रंग अब तक पूरी तरह सफेद हो जाना चाहिए था। पर फिर भी कुछ एस्किमोज आज भी थोड़े गहरे रंग की त्वचा वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जांच करने पर पता चला कि कुछ एस्किमोज जो हमें गहरे रंग की त्वचा वाले दिखाई देते हैं, वास्तव में ज्यादा देर तक धूप में रहने के कारण उनके चेहरे और हाथों पर टैनिंग थी। ठंड के कारण ये लोग मोटे कपड़े पहनते हैं और इसीलिए इनके शरीर के बाकी हिस्से की त्वचा दिखाई नहीं देती। पर जब कपड़े के नीचे के हिस्से को देखा गया तब ये पता चला कि इनकी त्वचा भी सफेद है। साथ ही इनमें से कुछ लोग जो पूरी तरह से सफेद नहीं हैं बल्कि थोड़े गहरे रंग की त्वचा वाले हैं, उनके बारे में जांच करने पर पता चला कि इनके आहार का मुख्य स्रोत है समुद्र और झीलों में पाए जाने वाली मछलियां, जो कि विटामिन डी से भरपूर हैं। क्योंकि इनके शरीर को इन मछलियों से ही पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है, इसलिए इनकी त्वचा ने धूप से विटामिन डी हासिल करने के लिए अब तक अपनी त्वचा को सफेद नहीं बनाया और अनुकूलन नहीं किया। इन्हें एस्किमो या इन्यूइट कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लोग मुख्यतः 3 रेसेस के मिश्रण हैं, कॉकेशियन, मंगोलियन और एस्ट्रोलॉइड। उत्तर भारत के लोगों में कॉकेशियन जीन्स ज्यादा हैं एवं मंगोलियन और ऑस्ट्रोलॉइड जीन्स कम मात्रा में हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों में ऑस्ट्रोलॉइड जीन्स ज्यादा मात्रा में है। उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों में मंगोलॉइड जीन्स ज्यादा मात्रा में है।
इसी तरह से भारत में अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं। यही कारण है कि भारत को विविधताओं का देश और अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है, और शायद इसी वजह से भारत के लोग इतने टैलेंटेड भी होते हैं। तो यहाँ हमने जाना पिछले करीब 377 करोड़ साल का इतिहास। पृथ्वी पर इंसान जहाँ कहीं भी रहे, उन्होंने वहाँ के वातावरण के मुताबिक अपने आप को ढाला और उचित अनुकूलन हासिल किया। जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है, और जीवन जीने की इस कला में त्वचा के रंग की एक अहम भूमिका है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने मानव की उत्पत्ति, उनका इतिहास, क्रम विकास और मानवों के अलग अलग रंग रूप और ऐसा होने के कारणों के बारे में जाना। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस थैंक्स बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ UPI की जानकारी भी दी गई है। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।